नमस्कार। आज चारों अविकारी एक साथ करवाने वाला हूँ। उन अविकारियों के बहुत से उपभेद भी हैं, वो कभी फुर्सत मिली तो बाद में बताऊँगा। आज चारों अविकारी एक साथ करवाऊँगा, उसी से वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, तो शेष बातें जो है वो अगले वीडियो में बता देंगे। तो लीजिए पहले चारों अविकारी समझिए। मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूँ कि विकार के आधार पर शब्दों के दो ही भेद होते हैं, या तो विकारी या अविकारी। और विकारी भी चार होते हैं और अविकारी भी चार होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये चारों होते हैं। ये मैं करवा चुका हूँ। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, और तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मय बोधक। वैसे तो मैं पीछे बता चुका हूँ चारों के बारे में, पर वो वीडियो काफ़ी पुराना हो गया, नए सिरे से शुरुआत कर देता हूँ। पहले तो देखिए, क्रिया शब्द अलग है, विशेषण अलग है, और क्रिया विशेषण अलग शब्द है। पहले छोटे बच्चों को बताता हूँ क्रिया क्या है। क्रिया किसी काम के करने को कहते हैं, वाक्य के अंत में आती है, मूल रूप में लाल का अर्थ है खाना पीना, दौड़ना, बैठना, ठीक है। पंखा चलता है तो चलना क्रिया है, पंखा चलता है तो ये चलना क्रिया है। अब मैं यहाँ एक नया शब्द रखता हूँ, नया पंखा चलता है, या पुराना पंखा चलता है, या सफ़ेद पंखा चलता है। तो ये जो शब्द है ये पंखा से पहले आ रहे हैं और पंखा के बारे में विशेषता दिखा रहे हैं, तो ये विशेषण है। विशेषण समझ गए, क्रिया समझ गए। अब एक नया शब्द समझे, क्रिया विशेषण। ये दोनों जुड़ करके नया बना है, लेकिन ये अलग ही चीज़ है। क्रिया विशेषण होता है जो क्रिया से पहले आता है। जैसे नया पंखा चलता है, अब यहाँ मैं लिख दूँ तेज चलता है, धीरे चलता है, तो ये चलने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। और क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं। यहाँ मैं विकारी और अविकारी इनका थोड़ा सा अंतर बता देता हूँ। जो पहली बार देख रहा है उसके लिए है ये, और मैं आपको थोड़ा बता दूँ, सीखने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए। मैं शुरुआत करता हूँ 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं वाले बच्चों को साथ लेकर, और फिर मैं उसी टॉपिक को कंपटीशन में पूछे जाने वाले प्रश्नों तक पहुँचा देता हूँ। तो पहले देखिए विकारी और अविकारी क्या है, इनमें क्या भेद है, ये समझिए एक बार आप। इन्हीं चार वाक्यों से पिछले वीडियो में समझाया था, इन्हीं से अब समझिए विकारी और अविकारी में फ़र्क है। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य में कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ देखें, राम हर रोज़ स्कूल जाता है, तो यहाँ जाता शब्द को देखें। फिर यहाँ देखो, राम की जगह मैंने, बाकी वाक्य सेम पड़ा रहा, राम की जगह मैंने सीता लिख दिया, तो मैंने यहाँ क्या किया, लिंग बदला है। पुल्लिंग शब्द की जगह स्त्रीलिंग लिख दिया, पुल्लिंग था ये, यहाँ मैं स्त्रीलिंग शब्द लिख चुका हूँ। तो सीता हर रोज स्कूल जाती है, तो स्त्रीलिंग शब्द रखते ही जाता से जाती हो गया। अब दोबारा देखें, लड़का हर रोज स्कूल जाता है, लड़के हर रोज स्कूल जाते हैं, तो जाता है से जाते हैं किसके कारण हुआ, मैंने क्या बदला, वचन बदल दिया। इस बार वचन, पहले बदला था मैंने लिंग, इस बार बदल दिया मैंने वचन। पहले ये एक वचन में था, ये बहुवचन में आ गया, तो जाता से जात गया। कहने का मतलब ये है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका लिंग, वचन और कारक बदलने से रूप बदल जाता है। जैसे जाता, जाती, जाते, इस शब्द का रूप बदल गया। तो जिन शब्दों का रूप बदल जाता है वो तो होते हैं विकारी, और जिनका रूप नहीं बदलता वो होते हैं अविकारी। मतलब उनमें विकार उत्पन्न नहीं होता। विकार उत्पन्न नहीं होता मतलब रूप नहीं बदलता, अविकार। विकार को तद्भव में बोलते हैं बिगाड़, और बिगाड़ का तत्सम शुद्ध रूप है विकार। विकार और बिगाड़, बिगड़ने का मतलब है रूप बदलना, तो वो बिगड़ते नहीं है, मतलब रूप नहीं बदलता, मतलब उनमें विकार नहीं आता, ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं। अब ये सब देखो, ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे वो है अविकारी। आप लिंग बदलो, भले ही वचन बदलो। यहाँ राम हर रोज जाता है, तो सीता हर रोज जी थोड़ी कर देंगे। अब यहाँ देखो, लड़का हर रोज जाता है तो लड़के हर रोजे जाते हैं, यूँ थोड़ी हो जाएगा।
यहाँ लिंग वचन का कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये शब्द अविकारी है, इनमें विकार नहीं हो रहा, और इसमें विकार उत्पन्न हो रहा है, मतलब रूप बदल रहा है, तो ये विकारी है, विकार हो रहा है इसमें। ठीक है, अविकारी को अव्यय भी कहते हैं, अव्यय। ठीक है, यहाँ देखें व्यय होता है खर्च करना, अव्यय तो व्यय नहीं होना, मतलब खर्च नहीं होना। खर्च नहीं होने का मतलब ज्यों का त्यों रहना। जैसे मेरे जेब में 100 रुपये हैं, अगर वो खर्च नहीं हुए तो अव्यय, मतलब 100 के 100 ज्यों के त्यों रहे। तो भले ही लिंग बदलो, भले ही वचन बदलो, ये ज्यों का त्यों पड़ा है, ज्यों का त्यों रहना, अव्यय। तो अव्यय शब्द उनको बोलते हैं जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अभी लिंग और वचन का तो मैंने बता दिया, कारक का भी देख लें। तो अविकारी शब्दों पर कारक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इन 4 वाक्यों से कारक का प्रभाव समझ नहीं आएगा। एक और वाक्य से देखें, पहले ये शब्द देखें घोड़ा, ये एक वचन में है, और ये देखें घोड़े, ये बहुवचन में है। ये एक वचन, ये बहुवचन। अब एक शब्द और लिखते हैं घोड़ों, ये भी बहुवचन है, लेकिन अगर पेपर में आ जाए कि घोड़ा का बहुवचन लिखो तो हम ये लिखेंगे। ये क्यों नहीं लिखेंगे? है तो ये बहुवचन में ही, लेकिन इसका बहुवचन नहीं है, इसका बहुवचन तो यही है। ये तो बहुवचन रूप में है, लेकिन ये इसका रूप बदला है कारक की वजह से, कारक की वजह से। ठीक है, तो यहां देखो घोड़ों को घास डाल दें, घोड़ों पर सवारी करना टेढ़ा काम है, तो को पर विभक्ति जरूर आती है इनके साथ। तो ये कारक के प्रभाव से भी रूप बदलता है। लेकिन यहाँ देखें, लिंग बदल दो, वचन बदल दो, भले ही कारक बदल दो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो ये अविकारी है। ठीक है, अब यहाँ एक बात और बताता हूँ। कुछ बच्चे समझते समझते पूछ बैठते हैं कि स्कूल में भी तो कोई परिवर्तन नहीं आया, तो ये भी तो अविकारी होना चाहिए। ठीक है, इन 4 वाक्यों में तो स्कूल का रूप नहीं बदला, लेकिन क्या 4 वाक्यों से ही हिंदी पूरी हो जाती है? न जाने कितने हिंदी के वाक्य, कितने हिंदी के शब्द दिन भर बोलते हैं, 4 वाक्यों से तो हिंदी नहीं बनती ना। इन 4 में तो रूप नहीं बदला, लेकिन हमें यूँ बोलना पड़े कि आजकल स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही है, तो स्कूल से क्या बन गया? स्कूलों बन गया ना। क्यों? क्योंकि बहुवचन बनाया था। स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही है सभी में, तो स्कूलों। यहाँ एक प्रसंग याद आ गया, आपकी इजाज़त हो तो बता देता हूँ। पहले भी मैं बता चुका हूँ एक बार। हमारे कोई चिर परिचित दोस्त हैं, उनके स्कूल में मैं पढ़ाया करता था। तो प्रार्थना चल रही थी, कोई सामान के लिए पूछा गुरुजी ने मुझसे, तो मैंने कहा कि मुझे तो नहीं पता, बाकी टीचरों को पूछ लो। तो वो बोली टीचरों, या तो टीचर बोलो या बोलो टीचर्स। बात तो उनकी ठीक थी, टीचर इंग्लिश का शब्द है तो उसका बहुवचन टीचर्स ही होगा, TEACHER। अब बहुवचन बनाना तो ऐसे लग जाएगा। बात तो उनकी ठीक थी, लेकिन मैंने टीचर का टीचरों बोल दिया तो वो हंसे। तो मैंने कहा ये क्या बड़ी बात है, अब स्कूल भी तो अंग्रेजी का शब्द है, तो स्कूलों चल रहा है ना, स्कूलों में छुट्टियां हो रही है। उन्होंने ये कहा था कि इंग्लिश का शब्द है और हिंदी का प्रत्यय लगा रहे हो बहुवचन बनाने के लिए, ओ लगा दिया हिंदी वाला। तो मैंने कहा जब इसके लग सकता है स्कूल के, अब स्कूल भी तो अंग्रेजी का शब्द है, तो स्कूलों चल रहा है ना, तो इसके क्यों नहीं लग सकता भी। दूसरी बात और शब्द देख लें आप, बस देखो, बस, तो बसों में भीड़ बहुत है, इसके ओ लग गया ना। बस कोई हिंदी का शब्द थोड़ी है। कार का कारों, इस महीने कारों की बिक्रियां बहुत बढ़ी है, तो कारों आ गया ना। कार भी तो इंग्लिश का ही शब्द है ना, CARBUS, ये भी तो इंग्लिश का ही शब्द है। तो इसके जब ओ लग जाता है, ओ की मात्रा, तो टीचरों की क्यों नहीं लगती। सीधी सी बात ये है, हमने हिंदी में ये शब्द ग्रहण नहीं किया, ये शब्द।
हमने ये शब्द ग्रहण किया है। उसी प्रकार हमने ये शब्द ग्रहण नहीं किया, हमने ये ग्रहण किया है। यानी इंग्लिश को भी पहले हमने हिंदी का बनाया, फिर उसको स्वीकार किया है। अब ये हिंदी का बन गया तो इसमें ओ क्यों नहीं लगेगा, लग जाएगा आराम से। अब कार्य हमने ये थोड़ी लिया है, हिंदी में ये नहीं लिया हमने ये लिया पहले, इसको हिंदी का बनाया, इसको हिंदी का बना करके और फिर इस पर ओ लग जाएगा कारों, समझ गए। और ये जो सारे शब्द है ना, ये हिंदी में आकर हिंदी के ही हो गए। अब हमने खाने बना लिए कि ये हिंदी का तत्सम है, ये हिंदी का तद्भव है, ये हिंदी का देशज है, ये हिंदी का विदेशी है। 4 खाने बना लिए, ठीक है। ये कोई चर्चा का विषय नहीं है, भाषा बहता नहीं रहे। इसमें जो नए नए शब्द आते हैं पुराने छूटते रहते हैं, जो नए नए शब्द आते हैं उनका व्याकरण पुरजोर विरोध करता है। धीरे धीरे वो इतना ज़्यादा प्रयोग में आने लगते हैं कि उन्हीं को फिर आत्मसात कर लेती है भाषा। मैं भी जब छोटा था तो अर्जी में विद्यालय की जगह स्कूल लिख दिया था, तो एक चांटा पड़ा था। अब स्कूल चल पड़ा, अब विद्यालय छूट सा गया है, बहुत कम प्रयोग होने लगा है। इंग्लिश बहुलता ज़्यादा बढ़ गई। चलिए काम की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रयोग छोटे बच्चों के लिए बता देता हूँ, फिर अपने कंपटीशन के लेवल के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो पहले चेक कर लेते हैं कि ये 4 विकारी हैं और ये 4 अविकारी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये यहाँ आने वाला हो और हमने इधर लिख दिया हो, कहीं ये इधर आने वाला हो इसके नीचे और हमने इधर लिख दिया हो, कहीं ये विकारी के नीचे आने वाला हो और हमने इधर लिख दिया हो। पहले चेक कर लेते हैं, ठीक है। संज्ञा नाम को बोलते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ठीक है। तो एक एक लेते हैं। नाम जैसे लड़का, ठीक है, ये जातिवाचक नाम है, ठीक है। पेड़, ठीक है। सर्वनाम जैसे मैं, तुम, ठीक है। अब क्रिया देखो, जैसे आना, जाना, जाना, ठीक है। विशेषण जैसे मीठा। अब देखो आप, विकारी वे होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक का प्रभाव पड़ता है और उनका रूप बदल जाता है। तो इनका रूप बदल रहा है क्या, संज्ञा का, इनका बदलो। लड़का स्त्रीलिंग करोगे तो लड़की, बहुवचन करोगे तो लड़के, लड़कों, रूप बदल रहा है। पेड़, पेड़ों, रूप बदल रहा है ना, मतलब संज्ञा जो है वो विकारी है, ठीक है। इसलिए इसको सही खाने में लिखा है, ठीक लिखा है इसी के नीचे। अब सर्वनाम, मैं बहुवचन बनाएंगे तो हम, तुम, तुम्हें, तुमको, तुमसे। कारक के हिसाब से भी तो रूप बदल रहे हैं, मैं, मेरा, मुझे, मुझको, मुझसे। तो कहने का मतलब है कि सर्वनाम का भी रूप बदलता है लिंग वचन कारक के कारण, तो बदलता है। तो ये विकारी है और हमने विकारी के नीचे लिखा है, तो मतलब ठीक ही लिखा है। अब क्रिया, क्रिया ये आना, जाना, खाना, पीना, दौड़ना। तो दौड़ती है, दौड़ता है, दौड़ते हैं, जाता है, जाती है, जाते हैं। लिंग वचन कारक से प्रभाव पड़ रहा है तो मतलब विकार हो रहा है, विकार हो रहा है तो इसी को विकारी के नीचे ही लिखा है, ठीक है। विशेषण जैसे मीठा, मीठा आम, मीठी इमली, मीठे आम। तो मीठा, मीठी, मीठे, तो इसका भी रूप बदल रहा है विशेषण का, तो रूप बदल रहा है तो विकारी है और हमने विकारी के नीचे ही लिखा है। अब इन पर चर्चा करेंगे, ये अपना आज का विषय है। इन चारों को समझते हैं एक एक। पहले क्रिया विशेषण को समझते हैं। तो क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता दिखाने वाले, जैसे पंखा चलता है, पंखा तेज चलता है, तो चलने से पहले आ गया ना तेज, और चलने की विशेषता बता रहे हैं, तो तेज क्या है, क्रिया विशेषण है। ये देखें क्रिया विशेषण कुछ एक लिखे मैंने, तेज, धीरे, धीरे धीरे, चलते चलते, जल्दी, अभी, रात भर, यहाँ वहाँ, ये स्थानवाचक है, ठीक है। तो उपभेदों पर विस्तार से चर्चा करेंगे आगे किसी वीडियो में, जिसमें मैं एक एक को समझाऊंगा। क्रिया विशेषण को अलग से, समुच्चय बोधक को अलग से, संबंध बोधक को अलग से, विषय बोधक को अलग से इसलिए समझाऊंगा क्योंकि इनके और भी भेद हैं, तरह तरह के वाक्यों में प्रयोग होता है, तो थोड़ा विस्तार से समझाएंगे। लेकिन आज तो मैं चारों को एक साथ ही बता रहा हूँ। तो ये सारे शब्द क्या है, क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया से पहले आएंगे और क्रिया के ही संबंध में कुछ विधान करेंगे। जैसे कोई वाक्य देखो, एक तो अभी बोला मैंने पंखा तेज चलता है, ठीक है। तो यहाँ चलता है इसके बारे में बता रहा है, ये
इसकी विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, अब ये और साथ साथ में चेक कर लो कि क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, मतलब लिंग वचन कारक से फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ लिंग कारक वचन बदलो, पंखा की जगह पंखी लिखो, स्त्रीलिंग शब्द लिख दो। पंखी तेज चलती है, तो चलती यहाँ हो जाएगा, पर तेजी नहीं होगा। पंखी तेजी चलती है, तेजी नहीं होगा, तेज ही होगा। ठीक है, दोबारा देखें, लड़का तेज दौड़ता है, लड़की तेज दौड़ती है, तो दौड़ती है आगे हो जाएगा, तेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लड़के बहुवचन करो, लड़के तेज दौड़ते हैं, तो दौड़ते हैं हो जाएगा, लेकिन तेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये है ही अविकारी, इस पर लिंग वचन का फर्क ही नहीं पड़ता। तो चेक कर लिया ना। चलो और देखो, धीरे, पंखा धीरे चलता है। ठीक है, ये शब्द और देख लो, पंखा धीरे धीरे चलता है, चलते चलते, ये बड़ी काम की चीज़ है। कंपटीशन की बात बता देता हूँ बीच में एक बार। 4 वाक्य आते हैं, ऊपर लिखा होता है शुद्ध वाक्य छांटे, और अवैध में लिखा होता है कहीं सीता चलती चलती गिर पड़ी, तो यही शुद्ध लगेगा, सीता चलती चलती गिर पड़ी, क्योंकि हमने समझा ही नहीं, कभी और नहीं किया। चलती चलती इसने क्या किया? सीता के कारण कर दिया, सीता के कारण चलती चलती, जबकि चलती चलती गिर पड़ी, गिर पड़ना, इसके बारे में विशेषता बताई जा रही है, गिर पड़ना, चलते चलते, तो यहाँ चलते चलते आएगा। ये इसने क्या किया? उल्लू बनाने की कोशिश की है, सीता स्त्रीलिंग शब्द देख करके इसको स्त्रीलिंग बना दिया, जबकि इस पर लिंग का फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्रिया विशेषण अविकारी होते हैं, क्रिया से पहले आते हैं, और अविकारी होते हैं, लिंग वचन का फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ चलते चलते ही रहेगा। अब बदलते रहो बोलिए आप, सीता चलते चलते गिर पड़ी, राम चलते चलते गिर पड़ा, पड़ा यहाँ आ जाएगा। लड़का एक वचन, लड़का चलते चलते गिर पड़ा, लड़के चलते चलते गिर पड़े, यहाँ हो जाएगा, पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ गई क्या? बहुत काम की बात है ये। जल्दी, वह जल्दी उठता है, तो उठने से पहले आ गया जल्दी, तो क्रिया विशेषण है। राम अभी दौड़ रहा है, या अभी भी दौड़ रहा है, तो दौड़ने से पहले अभी आ गया, तो ये क्रिया विशेषण है, दौड़ने से पहले आएगा, यानी क्रिया से पहले आएगा और क्रिया के ही संबंध में विशेषता दिखाएगा। रात भर, कुत्ते रात भर भौंकते रहे, तो भौंकते रहे रात भर, तो रात भर भी क्रिया विशेषण है। अब यहाँ बदलते रहो बोले, कुत्ता रात भर भौंकता रहा, कुत्ते रात भर भौंकते रहे, तो रात भर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये भी क्रिया विशेषण में काम आते हैं। देखो कैसे, वह कल यहाँ आएगा, तो आएगा से पहले आ गया, वह कल यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो इसके और भी उपभेद बहुत हैं, कहाँ कहाँ किस रूप में क्रिया विशेषण बनते हैं, काम आते हैं, तो वो सारे अगले वीडियो में बताऊंगा। अब समुच्चय बोधक बताने से पहले क्रिया विशेषण से संबंधित एक प्रश्न देखें, जो कंपटीशन में किस प्रकार पूछते हैं उसकी झलक दिखाता हूँ। अब ये प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण अविकारी शब्द के रूप में कौन सा शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ? 4 शब्द देखें, सवेरे, क्रमशः, भरोसे और प्रेम पूर्वक। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, ये नहीं आता इस तरह के। ठीक है, तो यहाँ तो हम छांटना सीखते हैं, समझना सीखते हैं। ठीक है, तो देखें, सवेरे, वो कह रहा है कि क्रिया विशेषण के रूप में कौन सा नहीं है, तो ये है कि नहीं देखते हैं। क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आते हैं, ये आ जाएगा आराम से। मोहन सवेरे दौड़ता है, तो दौड़ता है से पहले आ गया ना, सवेरे सवेरे दौड़ता है ना, तो दौड़ना से पहले आ गया, तो ये तो क्रिया विशेषण के रूप में आ जाएगा। वो कह रहे नहीं आता, वो बताओ। फिर है क्रमशः, लड़के क्रमशः बैठते जा रहे थे, तो लड़के क्रमशः बैठते जा रहे थे, तो बैठते जा रहे से पहले आ गया क्रमशः, तो क्रमशः भी आ जाएगा। समझ आई बात है? यह लिख कर बताऊं, ये देखें, लड़के क्रमशः बैठ रहे थे, ये संयुक्त क्रिया है, ये इस क्रिया से पहले आ गया क्रमशः, तो इसी के संबंध में आया है, तो ये क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ये भी क्रिया विशेषण है, तो ये 2 तो ऑप्शन कम करो आप पहले। ठीक है, अब देखो प्रेम पूर्वक, तो तुम प्रेम पूर्वक रहो,
वह प्रेम पूर्वक रहता है, तो रहना से पहले आ गया ना प्रेम पूर्वक, तो वो भी क्रिया विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, अब ये 3 क्रिया विशेषण है, तो क्रिया विशेषण के रूप में नहीं आया, वो यही बचेगा 4 ऑप्शन में से। तो ठीक है, तो उत्तर तो आ गया हमारा, लेकिन हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। यहाँ देखें 2 वाक्यों में, वह मेरे भरोसे बैठा है, तो ये लग रहा है ये कि क्रिया विशेषण है, लेकिन ये क्रिया विशेषण नहीं है, ये संबंध बोधक अविकारी है, संबंध बोधक। अब इसको देखो, अपनों पर भरोसा होना चाहिए, तो ये जो भरोसा है ये कोई क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा वो। ठीक है, थोड़ा गौर करें, समझे, ये क्रिया की विशेषता नहीं बता रहा। जैसे पंखा तेज चलता है तो तेज विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, वे क्रमशः बैठते जा रहे थे, क्रमशः बैठ रहे थे, तो ये तो विशेषता बता रहा है। प्रेम पूर्वक रह रही है, तो ये तो विशेषता बता रहा है। सवेरे दौड़ता है, ये भी विशेषता बता रहा है, ये विशेषता नहीं बता रहा। समझ में आई बात? अगर थोड़ी कम समझ में आई है तो बने रहे, जुड़े रहे। एक बार और बताऊंगा, दूसरे उदाहरण से समझाऊंगा, सिंपल उदाहरण से समझाऊंगा। जब संबंध बोधक की बात आएगी तो ये संबंध बोधक है। ठीक है, तो संबंध बोधक आएगा तब इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे, तो देखते रहें। क्रिया विशेषण का एक और प्रश्न देखिए, किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण जिस वाक्य में है उसको छांटना है। मैंने उसे देखा तक नहीं, पता चल रहा है? नहीं चल रहा। और देखें, मैं तो पढ़ूंगा, इसमें तो कोई क्रिया विशेषण है ही नहीं। क्रिया से पहले आता है, क्रिया के संबंध में आता है, क्रिया की विशेषता बताता है, वो क्रिया विशेषण होता है। तो पढ़ना क्रिया है, यहाँ तो कोई क्रिया विशेषण आया ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन कम ही कर लो। अब देखो क्या बात है, ये विस्मय बोधक चिन्ह है और हम ऐसे ही पढ़ते हैं क्या बात है, विराम चिन्हों का प्रयोग नहीं करते। और ऐसे ही 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं जो अपठित गद्यांश या पद्यांश आता है उसका सीधा सीधा पढ़ देते हैं। वहाँ कब उद्धरण चिन्ह आया, कब विस्मय बोधक चिन्ह आया, ये गौर ही नहीं करते। विराम चिन्हों का प्रयोग यूं ही नहीं होता फालतू में ही, उनका भी कोई मतलब निकलता है। और भावाभिव्यक्ति में अर्थ समझने के लिए विराम चिन्हों का सही प्रयोग करके और उसी अनुसार उनका उच्चारण करते हैं तो गद्यांश या पद्यांश कुछ जल्दी समझ में आता है। ठीक है, भाव निकलते हैं। तो इसको यूं नहीं पढ़ना क्या बात है, क्या बात है नहीं है, ये क्या बात है, क्या बात है, ऐसे नहीं पढ़ना इसको। ये प्रश्न नहीं पूछ रहा क्या बात है, इसको यूं पढ़ना है। विस्मय बोधक देखें, इसको यूं पढ़ना है, क्या बात है, यूं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो विस्मय बोधक है, हमें तो क्रिया विशेषण छांटना है ना, तो इसको भी कम कर लो। अब इन दो में से देखना है। तो यहाँ देखो, आप कुछ भी कहें तो कुछ जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, तो यहाँ कहना क्रिया है, इससे पहले कोई क्रिया विशेषण नहीं है। फिर झूठ बोलना, इनसे पहले कोई क्रिया विशेषण नहीं है। और ये जो है समुच्चय बोधक है, परंतु के अर्थ में, ये परंतु के अर्थ में आप कुछ भी कहें परंतु वह झूठा नहीं है, तो इसमें तो समुच्चय बोधक का प्रयोग हुआ है। इसमें समुच्चय बोधक का है, इसमें विस्मय बोधक का प्रयोग है। अब एक ही बच गया, तो ये हमारा उत्तर बन गया। और अब इसको देख लो, मैंने उसे देखा तक नहीं, तो देखा तक नहीं कई बार क्रिया विशेषण का जो प्रयोग है वो शब्द भेद के साथ अवधारणा बताने के लिए प्रयोग में आता है। तो यहाँ अवधारणा के लिए आया है, इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक, अब समझते हैं समुच्चय बोधक को। समुच्चय बोधक को आसानी से छांट सकते हैं। कैसे? मैं साधारण तरीके से बताता हूँ। समुच्चय बोधक, समूह से याद रखें आप। समूह समझ गए आप, समुच्चय से याद रख लें। समुच्चय क्या होता है? एक प्रश्नावली लगती थी, सेट थ्योरी, समुच्चय सिद्धांत। समुच्चय क्या है? जैसे सोम मंगल बुध विश्व शुक्र, तो यूँ आता था सप्ताह के दिनों का समुच्चय, है ना। चम्मच, गिलास,
थाली, कटोरी, तो आता था बर्तनों का समूह है, समुच्चय है ना। तो समूह इससे याद रखें। अब इसी बात को यहाँ जोड़ लें। कैसे? उपवाक्य आते हैं, उनका समूह बनाएगा, मतलब उनको जोड़ेगा, मतलब उनको इकट्ठा करेगा। ठीक है? कैसे? राम क्रिकेट खेल रहा है और पंकज हॉकी खेल रहा है। दो वाक्य थे, राम क्रिकेट खेल रहा है, पंकज हॉकी खेल रहा है, दोनों को मैंने और से जोड़ दिया, समूह बना दिया, समुच्चय। तो समुच्चय बोधक क्या होते हैं? उपवाक्यों के बीच में आते हैं। ये होते हैं और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अथवा, जो, जिसे, जिसको, छोटी की होती ना वो भी, क्योंकि ये भी योजक शब्द होता है, मतलब दो उपवाक्यों को जोड़ता है। लेखक ने लिखा है कि ईमानदारी से आगे बढ़ो, तो छोटी की आ गया ना, लेखक ने लिखा है ईमानदारी से आगे बढ़ो, इसको छोटी की से जोड़ दिया। मैंने सुना है कि चोर को पुलिस पकड़ के ले गई, तो मैंने सुना है चोर को पुलिस पकड़ के ले गई, उसको छोटी की से जोड़ दिया। ये योजक शब्द है, जोड़ता है उनको। तो ये इस तरह के सारे जो शब्द हैं वो अविकारी हैं। और कौन से हैं? समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक के दो वाक्य और देखें। आपने बड़ी भूल की जो मेरा कल वाला वीडियो शेयर नहीं किया, तो ये जो से जुड़ गया। एक ये उपवाक्य है, एक ये उपवाक्य है, जो से जुड़ गया। तो समुच्चय बोधक क्या बताए थे? दो उपवाक्यों के बीच में आते हैं, ये जो है समुच्चय बोधक है। ठीक है? जो, जिसे, जिसको, यह वही लड़का है जिस पर मैं विश्वास करता हूँ, तो यह वही लड़का है जिस पर योजक शब्द आ गया, तो समुच्चय बोधक होता है वो। ठीक है? एक और देखो, ऐसा लगता है मानो आप मुझसे नाराज, ऐसा लगता है, मानो से जुड़ गया, आप मुझसे नाराज, तो मानो से जुड़ गया, तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अविकारी है, मानो। ठीक है? अब समुच्चय बोधक से संबंधित एक प्रश्न देखिए। समुच्चय बोधक एवं का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ? मतलब 3 में हुआ, 1 में नहीं हुआ। तो देखें, देखने से पहले थोड़ा सोच लें कि जो पूछ रहे वो क्या पूछ रहे हैं। समुच्चय बोधक के बारे में पूछ रहे हैं, तो समुच्चय बोधक का फंडामेंटल पहले दिमाग में लाओ ना आप। समुच्चय बोधक अभी बताया था, समूह, दो उपवाक्यों को जोड़ेगा, उपवाक्यों का समूह बनाएगा, बीच में आएगा समुच्चय बोधक। ठीक है ना? तो यहाँ देखें, मैं केवल अध्यापक ही नहीं अपितु मोटिवेटर भी हूँ, प्रेरक है। तो फिर अपितु से जुड़ गए ना दो उपवाक्य, दो उपवाक्यों का समूह बन गया ना, तो समुच्चय बोधक तो आ गया इसमें है। वो पूछ रहे नहीं है वो। चलो और देखो, सुनिए जी मोनू पढ़ नहीं रहा, तो यहाँ आप समझ गए क्या? विस्मय बोधक में हर्ष, विषाद और विस्मय, आश्चर्य, सभी प्रकार के भाव दिखाए जाते हैं। तो ये संबोधन करके कह रही है सुनिए जी मोनू पढ़ नहीं रहा, ये समुच्चय बोधक तो नहीं है इसमें। सीधी सी बात है, समुच्चय बोधक में कम से कम दो उपवाक्य तो होंगे ना, इसमें तो कोई उपवाक्य नहीं है, ऐसे छांट लो। अब तो समझाई बात है। अब यहाँ देखो, मुख्य बात यह है, इससे जुड़ गया ना, कोरोना से हम कैसे बचें, ये योजक शब्द है और दो उपवाक्यों को जोड़कर समुच्चय बोधक का काम कर रहा है ये। ठीक है? अब इसमें देखो, ऐसा लगता है मानो, अब एक उपवाक्य ये आ गया, सरस्वती ही उसकी जीभ पर बैठ गई होंगी, तो फिर यहाँ मानो से दोनों उपवाक्य जुड़ गए, तो समुच्चय बोधक हो गया ना। तो इसमें समुच्चय बोधक है, इसमें समुच्चय बोधक है, इसमें समुच्चय बोधक है, ये एक ही बच गया। और इसमें वैसे ही पकड़ में आ रहे हैं ना कि ये तो एक ही वाक्य है, और समुच्चय बोधक तो दो उपवाक्यों के बीच में आते हैं ना, समझ गए? चलिए अब संबंध बोधक को समझते हैं। संबंध बोधक में क्या होता है, एक ही वाक्य के बीच में ऐसा अविकारी शब्द आता है जो संज्ञा पदों का दूसरों से संबंध तय करता है। और उसकी छोटी सी निशानी ये देख लो कि एक बार उस शब्द को हटा देना तो पूरे वाक्य का अर्थ और भाव उड़ जाता है। ये ऐसे शब्द हैं, तक, बिना, समान, ऊपर, नीचे, साथ, तरह, सहारे, अपेक्षा, बीच, निकट, भीतर, बाहर, ये शब्द हैं समुच्चय बोधक वाले। इन वाक्यों में और समझे, यहाँ तक तो ठीक है, आगे संभल कर चलना। तो ये जो तक आया ना, ये संबंध बोधक है।
ठीक है। इसके बिना इन शब्दों का संबंध ही तय नहीं होगा, संबंध और अर्थ दोनों टूट जाएंगे। तो ये तक जो है अविकारी है और संबंध बोधक है, ठीक है। पैसे के बिना तो काम नहीं चलेगा, तो ये जो बिना शब्द है ये भी संबंध बोधक है। हम तो ईश्वर के सहारे बैठे हैं, सहारे, ये भी संबंध बोधक है। आजकल वह मेरे पास रहता है, पास, तो ये सारे शब्द जो है वो अविकारी हैं और ये संबंध बोधक है। संबंध बोधक अविकारी के लिए एक प्रश्न देखें, ये प्रश्न देखें, किस वाक्य में संबंध बोधक अविकारी शब्द प्रयुक्त हुआ है? संबंध बोधक छांटना है। तो यहाँ देखें, क्या वह अपना सिर पकड़ेगा? यहाँ क्या तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अपना सिर पकड़ेगा, तो पकड़ेगा जो क्रिया है उससे पहले आया है ये, तो ये क्रिया विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर सिर जो शब्द है वो संज्ञा शब्द है, लेकिन कई बार संज्ञा शब्द भी अविकारी के रूप में आ जाते हैं, क्रिया विशेषण के रूप में आ जाते हैं, पर वो रूप बदल कर आते हैं। लेकिन यहाँ सिर का तो रूप नहीं बदला, बिना रूपांतरण किए संज्ञा शब्द क्रिया विशेषण के रूप में आता है, तो उसको बोलते हैं स्थानीय क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ये स्थानीय क्रिया विशेषण के रूप में आया है, ठीक है। तो यहाँ तो क्रिया विशेषण का प्रयोग है, संबंध बोधक छांटना है हमें, तो ये वाक्य तो नहीं है, इसमें तो संबंध बोधक नहीं है। ये चीज़ आप समझे क्या? जो संज्ञा शब्द रूपांतरण हुए बिना क्रिया विशेषण के रूप में आता है उसे स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। एक उदाहरण और देखिए इसका, बालक उदास बैठा है। बात संज्ञा की नहीं है, विशेषण शब्द भी होता है ना, अगर वह क्रिया से पहले आकर क्रिया के बारे में विधान करता है तो उसे भी स्थानीय क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ उदास शब्द जो है वो विशेषण है, लेकिन क्रिया के संबंध में विधान प्रस्तुत कर रहा है और क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण के रूप में आया है, ठीक है ना। तो इसमें तो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, हमें संबंध बोधक देखना है, ठीक है। आगे देखो, सब लोग सोए पड़े हैं, तो ये सोए जो है यही बात आगे स्थानीय क्रिया विशेषण है, ये स्थानीय क्रिया विशेषण इससे पहले आया है और क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। अब ये देखो, पूजा से पहले स्नान करना चाहिए, पूजा से पहले, ये संबंध बोधक है। पहले, बाद में, दूर, तक, पास, ये संबंध बोधक होते हैं, ठीक है। तो हमारा उत्तर यही मिल गया। अगर आपके क्रिया विशेषण और संबंध बोधक में थोड़ा विभेद में, अंतर में कमी रह गई, ये नहीं समझ में आया, तो दोबारा बताता हूँ। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि अगर वो सीधे सीधे क्रिया की विशेषता बता रहा है तब तो उसको क्रिया विशेषण में मान लो, और अगर वो संज्ञा शब्द के साथ आ रहा है तो फिर वो संबंध बोधक है। बस उदाहरण से समझो, अगर कोई अविकारी शब्द है और आपके पहचानने में दिक्कत आ रही है, छांटने में दिक्कत आ रही है कि कौन सा है, तो थोड़ा सा दोबारा देखें। हमने आज 4 अविकारी करवाए हैं, चारों के चारों, तो वो क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषय बोधक होगा, तो इन 4 में से ही ना, तो इन 4 में से होगा। तो पहली बात तो है कि विषय बोधक में तो भ्रमित होना नहीं चाहिए, पहली बात तो उसके आगे विषय बोधक चिन्ह मिल जाएगा, भ्रमित होने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसको तो कम ही करो, इसकी टेंशन मत लो। और फिर इसके निश्चित से शब्द होते हैं, हाय, हे, अरे, ओहो, वाह, वाह वाह, छी छी छी, धिक, धिकार, हे, अरे, ओहो, इस तरह के शब्द आते हैं, शाबाश, ठीक है। अब रहेगी बात इन तीनों की, तो समुच्चय बोधक को ही कम कर लो, इसमें भी टेंशन नहीं है समुच्चय बोधक में, क्योंकि 2 उपवाक्यों के बीच में आएंगे, लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, इसलिए, तथा, तो इसमें भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अब 2 ही बच गए, तो इसमें क्या कई बार भ्रमित हो सकते हैं। तो देखो, क्रिया विशेषण, कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण के जो भेद हैं वो कई बार संबंध बोधक में आ जाते हैं, पर उनको पहचानना थोड़ा आसान है। थोड़ा सा समझे आप कि सीधा का सीधा क्रिया की विशेषता बता रहे हैं, सीधे के सीधे क्रिया से कनेक्टेड है, तो वो क्रिया विशेषण ही होगा, ठीक है। अब सीधा क्रिया से नहीं जुड़ा हुआ है, संज्ञा के साथ आ रहा है, तो संज्ञा के साथ अगर आ रहा है तो वो संबंध बोधक होगा। इन दोनों वाक्यों में देख लें, सब बात क्लियर हो जाएगी। मैं आजकल यहाँ रहता हूँ,
आपका मकान यहाँ से कितनी दूर है। अब इसमें देखो, रहता हूँ, यहाँ रहता हूँ, तो ये सीधा क्रिया से जुड़ा हुआ है, तो ये क्रिया विशेषण है। बस भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मैं आजकल यहाँ रहता हूँ, तो ये सीधा क्रिया से कनेक्टेड है, सीधा क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो ये क्रिया विशेषण है। अब ये देखो, आपका मकान, तो मकान से ये जुड़ा हुआ है, यहाँ से कितनी दूर है, तो ये कितनी दूर है क्रिया, तो इससे तो संबंध नहीं है ना, तो सीधा क्रिया की विशेषता दिखाई नहीं रहा, तो ये संबंध बोधक है। अब तो समझ गए। अब विस्मय बोधक, विस्मय बोधक में हर्ष, विषाद और आश्चर्य सभी प्रकार के भाव दिखाए जाते हैं। वाह वाह, इनके आगे ये विस्मय बोधक चिन्ह कह दो या संबोधन चिन्ह कह दो, ये आता है हर एक के आगे, शाबाश, ठीक है, क्या कहने ये, ठीक है, हाय। लेकिन इन शब्दों के आगे कोई नाम आ जाए तो फिर वो वहाँ से हटकर नाम के आगे आ जाता है। जैसे हे राम, तो यहाँ हे के आगे नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा हे राम, क्योंकि आश्चर्य यहाँ प्रकट हुआ है ना, हे के आगे थोड़ी हुआ है। हे क्या करें, तब हे के आगे आ जाएगा हे राम, तो यहाँ आगे विस्मय आया है, ठीक है। तोबा तोबा, छी, ये 2 बार भी आ सकता है, छी छी, धिक्कार, धिक्कार है तुझ पर, तो ये सारे शब्द, शाबाश, धिक्कार, हाय, हे, अरे, ओहो, वाह, शाबाश, ये सारे शब्द है ना विस्मय बोधक शब्द है, ये तो पहचान लेंगे आप। अब विस्मय बोधक का एक प्रश्न देखिए, ये प्रश्न देखिए, विस्मय बोधक का प्रयोग किस वाक्य में नहीं हुआ, तो भगवान ने करे, ये विस्मय बोधक चिन्ह दिख गया है ना। सर्वनाश हो गया, ये भी आश्चर्य है, विस्मय बोधक है। बालक उदास बैठा है, इसमें नहीं है, ये साफ झलक रहा है। धन्य हो महाराज, इसमें भी, तो विस्मय बोधक में तो साथ में चिन्ह भी दिख जाएगा, ठीक है। और वैसे भी आपको बता दूं, विस्मय बोधक में केवल शब्द ही नहीं, कई बार पूरा का पूरा वाक्यांश भी विस्मय के अर्थ में आ जाता है, तो ये वही नियम है। यहाँ भगवान ने करे, सर्वनाश हो गया, धन्य हो महाराज, तो इन तीनों में विस्मय का प्रयोग है, इसमें नहीं है, ठीक है, ये अपना ऑप्शन आ गया। पेपर में कैसे हल करते हैं वो बताता हूँ। अब एक वाक्य देखें, पीछे की सारी जो कन्फ्यूजिंग है थोड़ी बहुत, वो भी इस वाक्य से दूर हो जाएगी। राम की अपेक्षा मोहन ज़्यादा होशियार है। अब इस वाक्य में कोई शब्द है, उसके बारे में देखना है। मान लो ये रेखांकित है, इसमें पूछ रहे हैं वो कि ये क्या है, विकारी है या अविकारी। अविकारी है तो कौन सा, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय बोधक, और विकारी है तो कौन सा, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण। तो सबका एक साथ देखें, विभेद कैसे करते हैं। अपेक्षा, नाम तो नहीं है किसी चीज़ का, तो संज्ञा नहीं है। सर्वनाम यह, वह, मैं, तुम, कौन, क्या, कोई, कुछ, जो, सो, स्वयं, इनमें नहीं आया सर्वनामों में, तो ये सर्वनाम भी नहीं है। क्रिया, होशियार है क्रिया है, तो ये क्रिया नहीं है, ठीक है, इसको भी कम करो। विशेषण, विशेषता दिखाने वाला होता है, तो यहाँ विशेषता दिखाने वाला शब्द है नहीं ये। जैसे मान लो आगे संज्ञा शब्द है मोहन, तो मोहन के बारे में आएगा ना वो, ईमानदार मोहन, बेईमान मोहन, मोटा मोहन, पतला मोहन, होशियार मोहन, कमजोर मोहन, काला मोहन, गोरा मोहन, तो इसके बारे में तो विधान है ही नहीं, तो ये विशेषण भी नहीं है। चारों नहीं है, तो ये 100% क्या है, अविकारी है। और अविकारी 4 होते हैं, अभी हमने पढ़ा आज। कौन कौन से 4 होते हैं, ये होते हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय बोधक। तो विस्मय बोधक जो होते हैं वो तो हे, अरे, ओ, हाय, छिक, धी, धिकार, हाय, हे राम, शाबाश, वाह वाह, इस तरह के शब्द हैं, तो ये तो नहीं है, इसको कम करो। और विस्मय बोधक में आगे विस्मय बोधक चिन्ह भी आता है, वो भी नहीं है, यहाँ 2 निशानी बता दी, तो इसको कम करो। अब रहेगी बात समुच्चय बोधक को कम कर लो। समुच्चय बोधक कम क्यों करें भाई, क्योंकि समुच्चय बोधक में 2 उपवाक्य होते हैं और उनके बीच में आता है वो, समझ गए, सिंपल सी निशानी है। लेकिन, किंतु, परंतु, अथवा, फिर भी, ये समुच्चय बोधक में आते हैं, तो ये भी नहीं है। 2 उपवाक्य है नहीं, ये तो एक ही वाक्य है ना, उपवाक्य कहाँ है इसमें, उपवाक्य तो है ही नहीं, तो ये 2 कम हो गए। अब है तो इन्हीं 2 में 100%, क्यों, क्योंकि कोई भी शब्द या तो विकारी होगा या अविकारी होगा। विकारी चारों है नहीं, हमने देख लिया ऊपर, और अविकारी में भी 2 कम हो चुके हैं, तो इन दोनों में से ही है। तो क्रिया विशेषण क्रिया से पहले आएगा, यहाँ क्रिया से पहले आता है,
तो ये क्रिया से तो पहले नहीं है, यहाँ क्रिया है नहीं और ना ही क्रिया के संबंध में है। सीधी सी बात ये हो रहा है, आगे पीछे तो चलो हो सकता है लेकिन क्रिया के संबंध में भी नहीं है, तो फिर ये क्रिया विशेषण भी नहीं है। अब संबंध बोधक बच गया एक, राम की अपेक्षा मोहन। तो संबंध बोधक में क्या होता है, संज्ञा शब्द का क्रिया के साथ वो संबंध तय करता है और वो शब्द एक बार हटा के देखें तो पूरा वाक्य ही विकृत हो जाता है, तो ये संबंध बोधक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन जरूर दबाएं।